हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि अब जो वीडियो है अपना कंटिन्यू रेगुलर बेस में आपको मिलने वाली है, और हमने 2-3 दिन से कंटिन्यू वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दिया है। और जैसे कि आप सबको पता है कि फिजिक्स ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, थ्योरेटिकल पोर्शन, और हम लोग पिछले क्लास से केमिस्ट्री को स्टार्ट किए हैं। तो जैसे कि केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर हम लोगों ने किया है, तो आज उसी केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर लेके आपके सामने आया है, जो कि पेपर 2 के लिए काफी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होना होता है। तो दोस्तों देखते हैं अभी आगे कैसे क्या होगा। सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक बार मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को देखें, समझें, और फिर आप अपना एनालिसिस करने के बाद बताएं कि हाँ वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ या नहीं, है ना। अगर आपके पास वीडियो जा रहा है तो एक बार देखने का कोशिश करें, है ना। आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है उसे देखने की कोशिश करें, और डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। और डेफिनेटली अगर आपको प्रॉफिट होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर और भी इस तरीके से मजेदार वीडियो जो कि टीचर से रिलेटेड जो भी हो वो सारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप इन सोशल मीडिया हैंडल पे हो तो आप यहाँ भी हमें फॉलो बैक कर सकते हो, सॉरी फॉलो कर सकते हो, जहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय को आप बर्बादी किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, आपसे लगभग 1 महीना के आसपास बचा है। तो दोस्तों ये रसायन शास्त्र का पार्ट 2 रहा। जैसे कि आपको पता होगा, अगर इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो, नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले देखने की कोशिश करें। और देखा है तो आपने देखा होगा कि जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा है, धातु और अधातु के बारे में पढ़ा है, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड कोई चीज कुछ चीज जो थी उन चीजों के बारे में हमने सीखा है ना। उसका बनावट, उसकी आकृति, उसका मतलब क्वालिटी, ये सारी चीजों को हमने देखा है। उसी से रिलेटेड कुछ चीजें हम आज आगे स्टडी करेंगे। जैसे सोडियम और पोटेशियम दो धातु है, लेकिन ये नरम होते हैं। अभी तक हमने आपको बताया था कि धातु जो है वह कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि सोडियम और पोटेशियम जो है, सोडियम और पोटेशियम क्या है, दो ऐसे धातु है। देखो बेटा, धातु है लेकिन वह मुलायम होते हैं ना, और इसको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। शायद आप लोगों में कोई देखे होंगे सोडियम के बारे में या पोटेशियम के बारे में, तो बड़ा नरम होता है ना। कभी गूगल पे सर्च करके देखना, है ना। आ, बहुत नरम होते हैं और उसको चाकू से बड़े आराम से काटा जा सकता है। ये कुछ विशेष स्पेशल गुण है। अब मरकरी में आप आते हैं, मरकरी है ना, पारा जिसको हम लोग कहते हैं, केवल एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है। इसी तरह से एक पारा जो है मरकरी, एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये सब एक्सेप्शनल बातें हैं, अपवाद बातें हैं। और हमारा एग्जाम जो है दोस्तों, वो अपवाद वाला ही चीजों को ज्यादा तवज्जो देता है। इसलिए हमने यहाँ पे आपको सारी चीजें को बड़े ही बेहतरीन वे में स्टेप बाय स्टेप लिखा दिया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा, तो देखेंगे कि कॉपर में जंग लगता है ना। कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से कॉपर जो होता है उसमें जंग लग जाता है। आप कॉपर के बर्तनों पर देखेंगे तो उसमें हरा क्या है, पदार्थ जमा हुआ दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु मीन्स खुले वायु में अगर रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरे रंग की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ का कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ये सारे पॉइंट जो है बस आपको रट जाने हैं तोते की तरह। इन सारे पॉइंट से ही आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इनको आप रट लीजिएगा। बहुत ही काम का चीज है ये। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। इसी तरीके से सोडियम धातु जो है वो बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। ऑक्सीजन और जल के साथ ये जो है अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए हमेशा सोडियम को है किरोसिन में रखा जाता है। किरोसिन जो है एक तरह का पेट्रोलियम है, जो हम लोगों ने आज तो खैर ये इलेक्ट्रिसिटी के जमाने में बहुत कम देखते हैं। जब हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग छोटे थे, उन जमानों में जब लैंप हुआ करता था
था, बत्ती दिया बत्ती होता था, उस समय में केरोसिन का इस्तेमाल काफी, मतलब एक तरह का ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ है ना, तो सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है ताकि वह उससे जल्दी रिएक्शन ना करे। जैसे ही उसको आप जल में डाल दीजिएगा गलती से, या ऑक्सीजन में, कभी कभी ऑक्सीजन में भी वो रिएक्शन करने लगता है ना, खुले अवस्था में छोड़ देते हैं तो उसे देखा जाए जल में रखते हैं तब तो खतरनाक तरीके से रिएक्शन करता है, एकदम बम से विस्फोट होता है ना। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। यही मिट्टी का तेल जिसका हम केरोसिन तेल के बारे में अभी बताए थे दोस्तों। तो ये कुछ खास खास पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं इसी पॉइंट के सिलसिला में। अधातुओं को जल में रखा जाता है, अधातु को हमेशा जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसीलिए उसे जल में रखा जाता है। इसी तरह से अगर अधातुओं में भी कुछ गुण होते हैं, अधातुओं को जल में रखा जाता है। ज्यादातर अधातु जो है उनको जल में रखा जाता है। जैसे अगर हम फास्फोरस का नाम ले तो फास्फोरस भी एक अधातु है और इसको जल में रखा जाता है, क्योंकि अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ दे तो वो आग पकड़ लेता है। बहुत सारे जादूगर जो लोग हैं अपने जादू को दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं ना, उसको जल में किसी डिब्बा में रखे रहते हैं और कहते हैं देखो हम आग लगाएंगे, आप इसे निकालते हैं हवा में और वो आग बन लगता है। तो बहुत सारे जादूगर भी इसका इस्तेमाल करता है ना। हम लोग जो जादू का देखते हैं ना वो सारा का सारा साइंस पे टिका हुआ है ना। अगर सही से डीप साइंस को अगर आपका जानकारी हो तो सारे जादूगर को आप पकड़ सकते हो, उसके मतलब सारे ट्रिक को पकड़ सकते हो, है ना। हर जगह पे कहीं ना कहीं वो साइंस का या तो फिजिक्स का फेनोमेना काम करता हो या केमिस्ट्री का फेनोमेना काम करता है ना। खैर चलिए उसकी बातों को हम छोड़ते हैं, फिलहाल अपनी बातों पे आते हैं। जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। अधातु का रंग बैंगनी होता है और ये बैंगनी होने के कारण एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। तो ये इन चीजों को भी आप याद रखिएगा कि अधातु जिसका रंग बैंगनी होता है, और मैं यहाँ से हट जा रहा हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में तकल्लुफ ना करना पड़े। चलिए, तो ये धातु और अधातु से रिलेटेड उन सारी जानकारियों को हमने आपको बताया जिन जानकारी से आपका सारा का सारा खेल हो जाएगा। अब आता है दोस्तों उष्मा। तो ये उष्मा के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये उष्मा क्या है, हिट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। किसी वस्तु के उष्णता, उष्णता मीन्स गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, और ताप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले युक्तियों को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग देखे हैं, जैसे हम लोगों को बुखार लगता है, फीवर, फीवर में क्या होता है बेसिकली हमारे शरीर का जो हीट है, जो शरीर का तापमान है वह बढ़ जाता है, तो हम लोग कहते हैं फीवर आ। तो हम लोग बेसिकली उस समय क्या करते हैं, एक थर्मामीटर होता है तापमापी जिसका नाम है, उस थर्मामीटर के इस्तेमाल से हम अपने शरीर के हीट को मापते हैं। तो उष्मा क्या है, तो उष्मा मतलब एक तरह से गर्मी जो विश्व ताप को उत्पन्न करती है, जो गर्मी को उत्पन्न करती है, और ये क्या कहलाता है, तापमापी मीन्स थर्मामीटर कहलाता है ना। अब ताप मापन के बारे में देख लेते हैं कि इस ताप को हम मापते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक ताप जो हमें फीवर जैसा होता है, जो हीट होता है शरीर, उसको ना डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। इसी तरह से डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान कांच की गिलास की नली होती है। इसमें एक सिरे पर बल्ब लगा होता है और दूसरे इसमें क्या होता है, पारा भरा होता है, Hg पारा मरकरी भरा होता है। ये इस्तेमाल होता है ताप मापने के लिए। चलिए एक और तापमापन हो गया ये डॉक्टर। चलिए ये कुछ पॉइंट जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से कई सारे ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं दोस्तों। पहला आते हैं कि उपयोग किए जाने वाले ये मापकरण सेल्सियस स्केल है। कौन सा स्केल है, सेल्सियस स्केल है, जिस पर डिग्री सी लिखा होता है, सी में सेल्सियस लिखा होता है, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम
35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही मार सकते हैं। अब हम क्या करें, डॉक्टरी अब मालूम चले कि गर्म पानी कर दे, खूब खौला दे ना, और उसका तापमान जो है ताप जो है 42 से का 50-60 डिग्री टेम्परेचर हो गया, और फिर हम उसको नापने जाएंगे तो उसमें वो गल जाएगा, वो पारा काम नहीं करेगा, वो नष्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जो पारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, वो 35 डिग्री से 42 डिग्री के ही बीच में होना चाहिए। अगर इससे बाहर होता है तो फिर वह काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि जो मानव शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है। तो मानव शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। उसको फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हो आप, है ना। फ़ारेनहाइट में 98, फ़ारेनहाइट में बोलते हैं ना 98, ठीक है। और डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 डिग्री होता है, और यही कारण है कि उसको 95 से लेकर बनाया जाता है 100 समथिंग के आसपास, ठीक है। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोगों ने इतना चीजों को सीखा। फिर मिलते हैं कल केमिस्ट्री के ही नए क्लास में। मैथ भी आपका बहुत जल्दी लंच होने वाला है, और ये सारी की सारी चीज जो है वो पेड वाले चीज को हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। वीडियो में जानबूझ के छोटा रखता हूँ ताकि बड़ा वीडियो होने से बच्चे जो है वो स्कीप करते हैं, है ना। इसलिए छोटे वीडियो को देखिए, मजे से पढ़िए, और अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे से कीजिए। और आप आने वाले सीटेट एग्जाम जो कि जनवरी में होने वाला है, 21 जनवरी को, आप उस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कीजिए। और भी उसके साथ बाद में भी आपको किसी चीज का जरूरत लगे तो आप इस चैनल पे आ सकते हो भटक के, है ना। तो चलिए, इसी के साथ साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।